आपके पास अभी 2 महीना है, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ाई की जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखो तुम्हारे पास कितने ज्यादा टाइम मिलते हैं, तुम्हारे लिए कितनी रामबाण साबित होने वाली है। तो फिर ये 95% वाला सपना भूल जाओ। कौन से बुक पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। हेलो डियर गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो 2 महीने बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम को, उस बोर्ड एग्जाम में कैसे हम 95% से ज्यादा मार्क्स को स्कोर करेंगे। तो इन 95% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। इस वीडियो में ये 8 से 10 मिनट का जो वीडियो होगा, इसमें हम पूरी स्ट्रेटजी को एक एक कर करके डिस्क्राइब करने वाले हैं। तुम्हें पता चलने वाला है कि आखिर हम क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करना चाहिए कि मुझे अच्छा स्कोर हो जाएगा हमारे बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम जब से पढ़ाई करना शुरू किए हो तो ये सबसे पहला बोर्ड एग्जाम है। इसके बाद तुम्हें 12th की बोर्ड एग्जाम देनी है, फिर तुम्हें ग्रेजुएशन वगैरह करनी है, आगे बहुत सारे एग्जाम होंगे जो एक के बाद एक आते रहेंगे। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम आपके लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होगा, तो इसमें अच्छा मार्क्स आना जरूरी है, क्योंकि यही आपके अच्छे मार्क्स आपके आने वाले जो भी स्ट्रीम है उसको डिसाइड करेंगे। देखो वैसे तो होता नहीं है कि मार्क्स के हिसाब से स्ट्रीम हो, लेकिन अच्छे मार्क्स वाले को अच्छी स्ट्रीम मिल जाती है, या फिर कहीं कहीं देखने को ये मिलता है कि अच्छे मार्क्स वाले को अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं 11th-12th करने के लिए। तो ओवरऑल आपको अच्छा मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो ये आएगा कैसे, तो यही चीज तो हम लोग आज समझने वाले हैं। अच्छा ये जानो कि तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ था उसमें कैसे मार्क्स आए कैसे मार्क्स नहीं आए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये सेकंड टर्म वाला जो एग्जाम है, ये कोविड में अगर ओमिक्रॉन का ज्यादा प्रभाव होने लगा तो इसमें क्या है ना कि आपकी बोर्ड जो है वो सब्जेक्टिव को छोड़ कर करके ऑब्जेक्टिव भी ले सकती है। लेकिन मान लो ना कि वो सब्जेक्टिव ले या ऑब्जेक्टिव ले, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े हुए तो तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। तो आप फर्स्ट टर्म में क्या किया नहीं किया, इन सारी चीज़ों को छोड़ कर करके आपको लग जाना चाहिए, और वो भी पूरी मेहनत और लगन के साथ लगना चाहिए टर्म 2 के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ये बड़ा आसान है। आपके पास अभी 2 महीना है, 2 महीने में बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपका सही प्लान होना चाहिए, सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सही गाइडलाइन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मैं अभी डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों पर ध्यान दो। तुम्हारे ग्रुप के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो तुम्हें सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा, बिल्कुल साइड करना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप पे चैट करते करते उनकी न जाने आधी रात गुजर जाती होगी, फिर सुबह में बहुत लेट से उठते होंगे, बहुत लेट से जगते होंगे। तो ये सारी चीज़ें से आपको थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा। बैक मतलब कि उसको बैक करना पड़ेगा। तब देखो तुम्हारे पास कितने ज्यादा टाइम मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका दिन का टाइम वेस्ट होता है या 24 घंटे में टाइम वेस्ट हो रहा है वो आपके पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे हो रहे हैं। अगर मान लो कि तुम बहुत ज्यादा वेब सीरीज देखते हो, तुम बहुत ज्यादा टीवी देखते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीरियल देखा करते हैं, तो उन सब चीजों को भी साइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी तुम्हारी टाइम वेस्ट जा रही है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि तुम ये देखो कि हमारी टाइम कहाँ कहाँ बर्बाद जा रही है, उन टाइम को बचाओ और उन टाइम को अपने सेल्फ स्टडी पे लगाओ। क्योंकि बस ये 2 महीना, अगर तुम 2 महीना अच्छे से मेहनत कर लिए ना, तो तुम ये समझो कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा स्कोर करके बैठोगे, और जब अच्छा स्कोर होगा अच्छे कॉलेज मिलेंगे, वहाँ अच्छे कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होगी, फिर समझ लो आगे की तो लाइफ बल्ले बल्ले है। तो टेंशन नहीं, बस टाइम का यूटिलाइज करना है, अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। अब मान लिया कि तुमने सारे के सारे टाइम को हर जगह से बचा लिए। अब इस टाइम को आपको इन्वेस्ट करना है। किस में इन्वेस्ट करना है? तो आपके स्टडी में इन्वेस्ट करना है। तो कैसे इससे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे पढ़ाई की जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बच्चे मान लो कि पूरी की पूरी साल भर पढ़े बट एग्जाम के टाइम में कंसस होकर के नहीं पढ़े ना, तो उसके मार्क्स ऑब्वियस सी बात है कि वो बिगड़ जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले पढ़ाई करनी है, इन चीज़ों पर पहले ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करो ना कि तुम पूरी की पूरी सिलेबस को देखो कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तुम्हें ये पता चल गया क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसमें तुम्हें ये पता चलेगा कि हाँ ये चैप्टर डिफिकल्ट है और ये चैप्टर आसान है। जो तुमको लगता है ना कि डिफिकल्ट है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि तुम पहले डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स को करो। क्यों? क्योंकि अगर डिफिकल्ट चैप्टर को कर लेते हो तो तुम्हें रिवीजन का टाइम बहुत ज्यादा मिलता है, और पता है रिवीजन तुम्हारे लिए कितनी रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि तुम आगे की चीजों को पढ़ते जा रहे हो और पीछे की चीज भूलते जा रहे हो। तो ये तुम्हें वो रिवाइज करने से ही क्लियर हो पाएगा कि सब चीजें याद रहेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि अगर तुम मान लो कि एक दिनों में 8 घंटे की पढ़ाई करते हो, अगर तुम्हारे 8 आवर्स की पढ़ाई है डेली की डेली, कितने दिनों में? तो 1 दिनों में। कितने दिनों में? तो एक दिन में। एक दिन में 8 घंटे पढ़ते हो तो एटलीस्ट तुम्हें जो है ना वो 40% बेटा रिवीजन पे टाइम देना चाहिए।
यानी कि आपने जो चीज़ों को पढ़ा है उसको 40% टाइम देकर करके आपको रिवाइज करना चाहिए, और दूसरा जो 60% है वो 60% आपको न्यू कंटेंट को पढ़नी चाहिए जो आपके सिलेबस में इस बार दिया हुआ है और जो आपके सिलेबस में आने वाले हैं। तो 8 आवर्स का 40% रिवाइज पे दो और 8 आवर्स का 60% न्यू कंटेंट पे दो। अब ये तुम्हारा अलग अलग हो सकता है कि तुम पूरे दिन में पढ़ाई कितने घंटे दे रहे हो। अच्छा, बहुत सारा बच्चा ऐसे होते हैं कि जो 14 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो देखो, अगर कोई बच्चा 6 से 7 घंटे भी पढ़े ना कंसिस्टेंसी के साथ, डेली पढ़े 6 से 7 घंटा, तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा। बट बात ये है कि पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है। आप ऐसे तो नहीं कि तुकाराम है गए, आपको सारी चीज़ें आ रही हैं, बस आप बैठे रहो, आपकी हाथें चलती रहेंगे और वो सारी की सारी चीज़ें लिखा जाएंगे। बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो चीज़ आपके काम आने वाली है जो आपकी नॉलेज है, जो चीज़ आपने पढ़ा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम देकर करके पढ़ने पड़ेंगे। अब देखो कि अब तुम्हें क्या है ना कि 5 सब्जेक्ट को पढ़ने हैं, ठीक है। जो मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश, सोशल स्टडीज वगैरह वगैरह, ये 5 सब्जेक्ट आपके हैं और इन 5 सब्जेक्ट को आपको इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा है, मान लो कि तुम्हें मैथ्स में बहुत मजा आ रहा है या साइंस में बहुत मजा आ रहा है, मान लेते हैं, तो तुम मैथ और साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर लिए, 100 मार्क्स स्कोर कर लिए। लेकिन क्या कि अब जो 3 सब्जेक्ट बचे उसमें तुम क्या कि किसी में 50 कर रहे हो, किसी में 60 कर रहे हो, किसी में 45 कर रहे हो, तो इन सब से आपके क्या होंगे, स्कोर घट जाएंगे। तो फिर ये 95% वाला सपना भूल जाओ। तुम्हें क्या है ना कि 5 के 5 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, सब में 95 से ज्यादा लाने पड़ेंगे, तभी तो 95% आएंगे। तो ये चीजें कैसे होंगी, तो सब सब्जेक्ट पे आप इक्वल मेहनत करेंगे। अब क्या है ना कि आप देख लो कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट आसान है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उसी हिसाब से आप अपने टाइम को बांट लो कि हमको इस पे ज्यादा मेहनत करनी है और इस सब्जेक्ट पे हमें कम मेहनत करनी है। क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट ज्यादा समझ में आता है तो कम मेहनत कर करके भी किया जा सकता है। फाइनली अल्टीमेटली आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। अब इन सारी चीजों में आप कौन से बुक पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कौन सा बुक यूज करना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। तो देखो, आपको सीबीएसई का एग्जाम देने के लिए एक बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा एनसीईआरटी। अगर तुम एनसीईआरटी को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो तुम ये समझो कि बहुत अच्छा स्कोर करोगे। लेकिन एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल्स आने चाहिए, एनसीईआरटी के हर एक आपके क्वेश्चंस आने चाहिए, यानी एनसीईआरटी में जो जो चीजें दी हुई हैं वो सब कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। उसके अलावा अगर तुम्हें हेल्प बुक पढ़ना है तो हेल्प बुक पढ़ लो। लेकिन अभी एक बुक जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक। बेटा ये जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, इसमें होता क्या है ना कि जो आपके गुजरे हुए सालों में जो क्वेश्चन बोर्ड ने पूछ रखा है उन सारे का कलेक्शन होता है। और ये क्या होता है कि चैप्टर वाइज आते हैं। आप क्या करो ना कि जैसे कोई एक चैप्टर पढ़ ली, जैसे कि मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस अभी पढ़ा रखा है, तुम जाओ हाइट एंड डिस्टेंस देखो, वहां पे हाइट एंड डिस्टेंस हमसे सारी की सारी थ्योरी पढ़ लिया। आप उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ ले, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल को क्लियर कर लिए। उसके बाद क्या करना चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को पलटना चाहिए और पलटने के बाद में इसमें आपको वो एक्सरसाइज खोजना चाहिए जो आपने पढ़ लिया है, जो आपने कवर कर लिया। हाइट एंड डिस्टेंस कवर कर लिया, हाइट एंड डिस्टेंस खोलो और हाइट एंड डिस्टेंस में एक एक क्वेश्चंस को बनाना शुरू करो और देखो कि तुमसे कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे। अगर बहुत ज्यादा नहीं बन रहे तो और पढ़ने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और अगर बन रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो उसको बनाओगे, उसके सॉल्यूशंस को देखोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और वही आपको काम आने वाला है। क्या होता है ना कि बोर्ड कभी कभी नहीं बल्कि बार बार, मैं एक फोकस कर रहा हूं कि बार बार क्वेश्चंस को रिपीट कर देता है। अब जब क्वेश्चन को रिपीट करता है तो सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। क्या करता है ना कि कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर दिया या फिर सारे के सारे उसी तरीके से उठा करके दे दिए। तो अगर तुम उसको पहले से करे रहोगे तो जब एग्जाम में बैठोगे तो वहां बहुत अंडर प्रेशर होते हो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। तो उस समय क्या है ना कि तुम्हें चीजें अगर पहले से जाना हुआ है तो बहुत आसानी से कर लोगे। अगर कोई नई चीजें हैं फिर भी आपको कॉन्सेप्ट पता है तब भी आसानी से कर लोगे। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, पहले से आप उस क्वेश्चन को किए भी नहीं है, तब तो वहां तुम्हें बहुत दिक्कतें आएंगे। तो क्वेश्चन बैंक करना बहुत जरूरी है, चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, ठीक है, कुछ भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जरूर करो। तुम कुछ करो या नहीं करो बट ये तो जरूर करो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। और एनसीईआरटी को तो करना ही करना है। और साथ में क्या करो ना कि तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लो। एग्जाम्पलर में जितने सारे क्वेश्चन हैं और जितने सारे ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, क्योंकि आपकी जो बोर्ड है वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है और सब्जेक्टिव भी हो सकती है।
वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उस समय कैसा ओमिक्रॉन का सिचुएशन है उसी के हिसाब से ज़्यादा केसेस आएंगे तो उन्होंने क्या रखा है कि ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, अगर कम केसेस आएंगे तो वो जैसे सब्जेक्टिव ले रहे थे वो आएंगे। तो आपको फाइनली क्या करना है ना कि टाइम मैनेजमेंट कर करके पढ़ाई पे फोकस करनी है। अब रही सेल्फ स्टडी की बात कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सपोज दैट कि हम 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो हमें कैसे करना चाहिए? क्या मैं ऐसे बनाऊं कि 4 से 5 बजे तक मुझे मैथ्स पढ़नी है, 5 से 6 बजे हमें साइंस पढ़नी है, इस तरीके का स्लॉट बनाऊं? तो बिल्कुल नहीं। तुम क्या करो ना कि एक दिन पहले, जैसे कि कल मान लो कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो तुम एक दिन पहले एक टारगेट बनाओ कि हमें कल ये चीज़ें कवर करनी है, ये टॉपिक कवर कर लेनी है, ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को बना लेनी है। ये तुम्हारा टारगेट नाइट में बन चुका है। अब कल सुबह होता है तो तुम उस टारगेट को अचीव करने के लिए चाहे जितनी कोशिश हो, जितनी मशक्कत हो, वो चीज़ लगा कर करके उस टारगेट को कंप्लीट करो। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ ना तो फिर आगे आपके पास टाइम बहुत कम है और उस कम समय में उन सारी चीज़ों को करना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, मान लेते हैं कि टारगेट आप कंप्लीट करते हैं, वो टारगेट आपने बनाया था 8 घंटे का, आपको लगने वाला है 9 घंटा, तो 9 घंटा लगा करके ही करो, बट करो। अगर तुमको क्या है ना कि लगता है कि 5 घंटे में ही हमारे हो गए वो चीज़ कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। 5 घंटे के बाद रिलैक्स करो, फिर नेक्स्ट डे का टारगेट बनाओ। आप एक टारगेट को अचीव करो, न कि आप अपने बनाए हुए 8 आवर्स को अचीव करो। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे 8 घंटे का टारगेट बना लिए बट वो 8 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्या ना अपने आप को बहुत ही पछतावा करते हैं कि मैंने इतना सारा टारगेट बनाया बट पढ़ नहीं पाया। ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती है। बट एक टारगेट बनाओगे कि हमें ये चीज़ें कवर करनी है टॉपिक, और वो टॉपिक तुम पहले कवर कर लो या बाद में कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट वो हो जाना चाहिए। तो फाइनली अगर मैं पूरे के पूरे लेक्चर को अगर एक चीज़ में कहना चाहूँ कि आपको फाइनली क्या करना चाहिए जो एग्जाम में अच्छे स्कोर हो सके, तो वो है टाइम मैनेजमेंट। आप हर एक जगह से टाइम निकाल कर करके टाइम आप स्टडी पे इन्वेस्ट कर दो। अगर तुम स्टडी पे टाइम लगा रहे हो तो तुम थोड़ा बहुत कर करके ही बहुत ज़्यादा तुम ज्ञान ले लोगे और एग्जाम में जाकर के हर एक क्वेश्चन को फोड़ोगे। वहाँ कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा जो लगेगा कि ये तो बहुत नया है हमारे लिए। तो फाइनली आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है, लेकिन कब? जब तुम मेहनत करोगे अच्छे से तब। तो हमें उम्मीद है कि तुम अच्छे से मेहनत करोगे, क्योंकि ये जो है ना चीज़ आपके लिए सबसे बड़ा अभी का टारगेट है। उसके बाद तुम्हारा एम कुछ भी हो, उस एम को तुम अचीव करो। ठीक है। अच्छा, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स में जो है ना आपको कैसे स्कोर करना है 95%, 99%, 98%, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना करके लेकर के आऊँगा। ठीक है। आपको क्या करना है कि अभी पूरे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, फिर मैं लेक्चर को एक एक टॉपिक को कवर कराऊंगा और उन सारे टॉपिक को आपको केवल और केवल पूरे बोर्ड को फोकस कर करके कराया जाएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो आज की लेक्चर यहीं तक। अगर हमारा ये आपको सेशन अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक बटन भी प्रेस कर दो। आज की सेशन यहीं तक, फिर हमारी और आपकी आपकी मुलाकात होने वाली है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।